अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, और संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से ही में ये प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप एक साथ सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर आपको हिंदी गद्य की विविध विधाओं पर बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी साहित्य से लेकर हिंदी गद्य की विविध विधाएं, हिंदी के कवि, उनकी रचनाएं, उनकी पंक्तियां आदि सब पर बहुत अच्छी कक्षाएं बनी हुई हैं, जो हिंदी गद्य की विविध विधाओं के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं व्याकरण से। देवनागरी लिपि का विकास एवं इसकी विशेषताएं, ये टॉपिक रहेगा आज की कक्षा का। तो इस कक्षा का पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात में। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों ने के नाम से इसे नागरी कहा गया है। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होता है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ये देवनागरी की विशेषताएं हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम किसके शिलालेख में हुआ है? तो ये जय भट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम देवनागरी का प्रयोग हुआ है। नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं-8वीं शताब्दी इसके शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में से एक नाम गलत है। तो इसमें जो नाम दिए गए हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदा या कुटिला, ये तारांकित प्रश्न है। लिपि का विकास क्रम इस प्रकार हुआ है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि शाखा से दक्षिण शैली और उत्तरी शैली का विकास हुआ। फिर उत्तरी शैली में गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, जिसे सिद्धमातृका लिपि भी कहते हैं, सिद्धमातृका लिपि से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ। उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है कि देवनागरी की पूर्ववर्ती लिपियों में शारदा लिपि नहीं है। प्रश्न पत्र में खरोष्ठी के स्थान पर खराष्ठी तथा कुटिल के स्थान पर कुटिला लिपि दिया गया। संभवतः इसी कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। यानी कि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपि इसमें से माना जा सकता है देवनागरी की सिद्धमातृका लिपि। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से है ब्राह्मी लिपि। विश्व की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी मानी जाती है। यह वर्णमाला युक्त लिपि है। भारतीय लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि में उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी लिपि, शारदा लिपि और नागरी या देवनागरी लिपि का विकास हुआ। जबकि दक्षिण ब्राह्मी में पश्चिमी लिपि, मध्य देशीय लिपि, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि और तमिल लिपि का विकास हुआ है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। वस्तुतः ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से गुप्त लिपि तथा कुटिल लिपि का विकास होता है। कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी लिपि तथा शारदा लिपि का विकास होता है। प्राचीन नागरी कालांतर में परिवर्धित होकर नागरी देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हो गई है। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था काका कालेलकर ने। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों को प्रयुक्त करने का सुझाव काका कालेलकर ने दिया था। 12 खड़ी कहा जाता है क से ह। अंगा तथा इया इसमें शामिल नहीं होते हैं। री स्वर की मात्रा 12 खड़ी में प्रयुक्त नहीं होती है। इसमें कुल वर्ण रूप है 396 होते हैं। 12 खड़ी को प्रचलन में लाने का सुझाव सावरकर बंधुओं ने भी दिया था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ए है देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। बी है नागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। सी है देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही कथन इनमें से माना जाएगा देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। उपर्युक्त कथनों में सबसे उपर्युक्त कथन है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न था। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, ये टीजीटी 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो लिपि का विकास का क्रमिक सोपान है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, उसके बाद भावात्मक लिपि। सबसे पहले चित्रलिपि का विकास हुआ है। उपर्युक्त विकल्पों के आधार पर लिपि विकास का क्रमिक सोपान इस प्रकार है: चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। लिपियों का सही विकास क्रम है, फिर वही प्रश्न पूछा गया, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक और भावात्मक, फिर ध्वनि मूलक लिपि। इसमें एक और बढ़ गया ध्वनि मूलक, मतलब चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव मूलक, ध्वनि मूलक। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसमें मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि बांग्ला, पंजाबी और गुजराती नहीं लिखी जाती। देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं: संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। नेपाली भारत के कुछ भागों तथा नेपाल में बोली जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरी या मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है। नागरी को ही देवनागरी भी कहते हैं। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? नांदे नागरी। प्राचीन नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नांदी नागरी कहा जाता था। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी से। सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। अधिकतर लिपियों की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है। कुछ वर्णों जैसे ध, भ, थ इत्यादि के ऊपर रेखा कटी होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है तथा उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी होती है। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। इस कुटिल लिपि से 8वीं-9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत है, किंतु दक्षिणी भारत के कुछ भागों में भी यह मिली है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी न होकर नांदी नागरी है। दक्षिण भारत में से नांदी नागरी कहा जाता है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई हैं। सर विलियम जोन्स का विश्वास है कि ब्राह्मी लिपि का विकास सेमेटिक लिपि से हुआ है। सेमेटिक लिपि मोटे रूप से 3 शाखाओं में बांटी जा सकती है: उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक, फोइनिशियन। अंगद देव जी ने प्राचीन शारदा लिपि और सीमित उपयोग से एक स्थानीय लिपि मिलाकर गुरुमुखी लिपि का विकास किया। इसी लिपि में उन्होंने गुरु नानक देव की तथा अपनी भी समस्त वाणी लिखी है। इससे पूर्व गुरु नानक की वाणी का बहुत सा भाग तो केवल फारसी लिपि में उपलब्ध था। नेपाली भाषा ब्राह्मी लिपि से उद्भूत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली नेपाल की भाषा है। यह भारत की भी एक राष्ट्रीय भाषा है। नेपाली भारत के प्राचीन नाम पहाड़ी रवस
पर्वत और गोरखा तथा गोरखोली रहे हैं। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि उड़िया, गुजराती और पंजाबी नहीं लिखी जाती। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, लहंदा, लंडा या फारसी में, हिंदी, मराठी देवनागरी में। वर्णमाला रहित लिपियां हैं चीनी लिपि, जिसकी कोई वर्णमाला नहीं है, सिंधु घाटी की लिपि, क्रीटी लिपि और हिटाइप लिपि, इनकी वर्णमाला नहीं है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना तथा एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ये देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी ईसा पूर्व का है, जो कि बौद्धकालीन है। गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी के 2 भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु मलयालम लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि की विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना तथा एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक संकेत होना। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। शिरोरेखा का प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो इसमें विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। ये विशेषता देवनागरी की नहीं है, जबकि इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। ये सभी विशेषताएं देवनागरी की हैं। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, सही है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिखी, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। ये सभी कथन सही है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति दाएं से दाएं लिखी जाती है। सर ये इसका ऑप्शन ए इसका गलत होगा। बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। अक्षर पर आधारित लिपि है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। कुछ अक्षरों यथा भ, थ, ध आदि को छोड़कर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए सही उत्तर माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देवनागरी को संस्कृत लिपि भी कहा है। द्विवेदी जी ने कहा है, संस्कृत लिपि की सरलता और शुद्धता सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। संसार में संस्कृत के समान शुद्ध और स्पष्ट लिपि दूसरी नहीं है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है मूलतः। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, अर्थात अक्षरात्मक माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। हालांकि अधिकतर विद्वान इसे अक्षरात्मक लिपि ही मानते हैं। ये अक्षरात्मक लिपि ही है। इसमें कौन सी लिपि नहीं है? तो इसमें कौन सी लिपि नहीं है? इसमें अंग्रेजी लिपि नहीं बल्कि भाषा है, जबकि अरबी, गुरुमुखी और देवनागरी ये लिपियों के प्रकार हैं। अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि रोमन है। तो इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अगली कक्षा हमारी होगी लिपि त्रुटियाँ और सुधार के प्रयत्न से। तो तब तक आप सभी से अनुरोध है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हमारी अगली आपको कक्षाएं कैसी लग रही हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।